अब आगे सिया जानवी जी से बात ही कर रही होती है, तभी जानवी जी बोलती है अच्छा अभी रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। तभी सिया बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तभी जानवी जी को सोचकर बोलता है वो सर्वेंट हेडक्वार्टर वाला नहीं, तुम्हारा कमरा आने की आरव का कैमरा, क्योंकि आज से तुम दोनों पति पत्नी जो हो। ये सुनकर के आज उसे आपकी कमरे में जाना पड़ेगा। वह थोड़ा घबरा जाती है और वो घबराते हुए कहती है लेकिन मैं कैसे, वह भी आज। तभी जानवी जी सिया को शांत करते हुए कहती है कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रही हो। तभी सीरियल बोलती है नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, वो तो मैं बस इतना ही रहती है। तभी जानवी जी हंसते हुए बोलती है अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरा आरव पसंद है या फिर तुम मुझसे डरती हो। तभी से अपने मन में बोलती है उनको पसंद मेरी जूती भी ना करे, मैं तो उनसे थोड़ा डर रही हूँ क्योंकि वह थोड़े रूड है, थोड़े ने बहुत ज्यादा ही, इतना वह अपने मन में कह रही थी। तभी जानवी जी उसे रहती है कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अब सिया जानवी जी की बात नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसने अपना सर हमें हिलाया और वहां से अब के कमरे की तरफ जाने लगी, क्योंकि सिया को पता था कि अरब का कैमरा कौन सा है। कविता जी ने उसे मेंशन के सारे कमरे के बारे में बताया था और दिखाई भी था, केवल अरब के कमरे को छोड़कर, क्योंकि अब को नहीं पसंद था कि कोई उसके कमरे में जाए, इसलिए कविता जी ने सिया को बाहर से अरब का कमरा दिखाया था। तभी से अपने छोटे छोटे कदम नापते हुए अब के कैमरे की तरफ जाने लगती है। तभी वह अपने मन में सोचती है काश कुछ ऐसा हो और मैं कविता माँ के पास चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेविल के पास नहीं जाना। लेकिन ऐसा जो है वो सोच रही थी वैसा नहीं होने वाला था। तब रसिया देखते हैं कि आराम का कमरा आ गया और वह धीरे से कमरे का दरवाजा खुलता है और जैसे ही वह बोलती है शॉक हो जाती है। अब क्या होगा आगे, एशिया क्यों शॉक हो गई, कहाँ है यार, रसिया को अपना पाएगा, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब आगे अब तक हमने देखा कि यह आरिफ के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी जैसे सिया दरवाजा खोलती है वैसे ही शॉक हो जाती है, क्योंकि कमरे में चारों तरफ गुलाब के पंखुड़ियां जैसे फूल रखे हुए थे और बिस्तर पर हॉट शेप का गुलाब से डिजाइन बनाया हुआ था। ये सब देखकर सुहागरात वाली फीलिंग्स आ रही थी सिया को। तभी वह घबराते हुए कमरे के अंदर जाती है, लेकिन कमरे में कुछ अलग ही शांति थी। कैमरा ब्लैक और ग्रे थीम से रंगा हुआ था और कमरे में से एक डरावनी आभा महसूस हो रही थी, जिसे देखकर सिया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फूल सजावट देखकर थोड़ा अपने आप को शांत करती है और कमरे के चारों तरफ देखने लगती है। अभी देखी है कि बेड के सामने ही आरव की एक बहुत बड़ी फोटो फ्रेम लगी हुई है, जिसमें आरव शर्टलेस था, जिसे देखकर सिया थोड़ा शर्मा जाती है और उसके लाल लाल हो जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग झटक के कुछ बिस्तर पर बैठ जाती है और बिस्तर के सामने ही एक दूध का गिलास पड़ा हुआ था, जो देखने से बहुत ही टेस्टी लग रहा था, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश काजू बादाम ये सब डाले हुए थे पीसकर। तभी सिया सोचती है शायद जानवी दादी ने उसके लिए ये दूध मंगाया है, और वह ज्यादा ना कुछ सोचते हुए वह दूध एक ही झटके में पूरा खत्म कर देती है और गिलास को वापस टेबल पर रख देती है। लेकिन जैसे ही वह दूध पीकर खत्म करती है उसका सिर थोड़ा भारी होने लगता है और उसके सिर में थोड़ा थोड़ा देर दर्द होने लगता है, इसलिए वह अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद बैठे बैठे सो जाती है। इस वक्त कमरे का दरवाजा बंद हो गया था, क्योंकि सिया ने सोचा था कि आरव आने से पहले ही वो सो जाएगी, इसलिए उसने कमरे की लाइट्स बंद कर दी थी। वही दूसरी तरफ आरव जो भी अपने मीटिंग्स में बिजी था, दरअसल वह दोपहर में ही मेंशन आ गया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के वजह से और इतनी जल्दी इटली से इंडिया आने की वजह से उसके काफी सारी मीटिंग छूट गई थी जो वह दोपहर से कर रहा था, और मीटिंग करते करते रात के 10 बजे बज जाते हैं। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और आरव अपना सर घूम कर देखा तो ये और कोई नहीं उसकी दादी होती है, जानवी जी। जानवी जी इस आरव से पूछता अरे तुम अभी तक जगे हुए हो, तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था। तभी यार बोलता है दादी मुझे वह दरअसल अपनी मीटिंग्स कंप्लीट करनी थी और मेरी बहुत सारी मीटिंग छूट गई थी, इसलिए मैं अभी काम कर रहा था। तभी दादी माँ उसे डांटे हुए कहती है बदमाश लड़के, मीटिंग के चक्कर में अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा और तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। तभी वह अपने पीछे खड़ी मेड को ईशा करती है। तभी वह मेड जिसका नाम मालिनी होता है वह अपने हाथों में रखे ट्रे को आरव के सामने करती है और वहां से अपना सर झुकाते हुए चल जाती है। तभी अब की दादी जानवी अब को डांटे हुए कहती है मुझे ये सब फिनिश चाहिए, मुझे पता है तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, इसलिए ये सारा गाना तूने खाना पड़ेगा, और हाँ लास्ट में मैं तुम्हारे लिए केसर
केसर बादाम के दूध भी बना है अपने हाथों से तुम्हारे लिए, तुम्हें वह पीना ही पड़ेगा। ये बात कहते हुए जान मुझे थोड़ी घबरा रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ जोल किया था और तभी अब बोलता है हाँ दादी मैं खा लूंगा अच्छे से, थोड़ी देर में आप आराम करो, आप थक गई होगी और आप आज ही अस्पताल से यहाँ पर आए हैं तो आप आराम करो, आपकी आराम की बहुत जरूरत है। तभी दादी जी बोलती है अगर तुम खुश हो गए तो मैं भी खुश रहूंगी और मेरा शहर भी ठीक रहेगा, इसलिए तो मेरे सामने पहले वह दूध पियोगे फिर सारा खाना खाओगे। इतना करके वह नौकर को बुलाने लगता। कुछ देर बाद नौकर अपने हाथों में दूध की गिलास लाता है और जानवी जी को दे देता है। तभी जान मुझे अपने हाथों से अब को दूध के गिलास देते हुए कहती है पूरा फिनिश करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें काम करने दूंगी वरना भूल जाओ। जो अभी अपने दिल ही दिल मुस्कुरा रहा था अपनी दादी की पिचकारी हरकतों से उसे थोड़ा शब्द होता है कि दादी उसे इतना दूध पीने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रही है, लेकिन वो अपना दिमाग झटक कर दादी के हाथों से गिलास लेकर दूध पीने लगता है। दूध पीने के बाद वह गिलास अपनी दादी को देते हुए कहता है को मैंने आपकी सारी ड्रिंक पी ली, अब तो आप जाओ और रेस्ट करो और मैं अपना खाना फिनिश करके अपने कमरे में चल जाऊंगा। तभी उसकी दादी बोलती है खाना में जल्दी फिनिश कर लेना और काम मत करते रहना। तभी आरव अपना सारा में हिलता है और अपनी दादी को जाने का असर करती है और उसकी दादी जानवी जी वहां से चल जाती है एक इविल स्माइल करते हुए। आरव को दूर दूर तक यह अंदेशा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी होने वाला था कुछ तो खतरनाक होने वाला था। आरव जो अपनी दादी का जाने के बाद अपने फाइल्स को समेटने लगता है कि उनकी यूज भी दूध पीने के बाद थोड़ा थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सारे फाइल्स समेटने के बाद अपना खाना खाने जैसे ही बैठता है वैसे ही उसका सर चक्कर आने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह अपने कमरे में जाने का सोचता है और अपने करने की तरफ अपने कदम बढ़ने लगता है। इस वक्त आरव की आंखें पूरी नशीली हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि उनमें बस डूब जाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा था एक्चुअली में। लेकिन हमारी हीरोइन तो सिया है तो मैं बस इमेजिन ही कर सकती हूँ और आप भी इमेजिन कीजिए। अब आगे अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। कमरे के बाहर पहुंचकर वह अपना दरवाजा कैसे खोलते हैं वैसे ही उसके नाक में गुलाब के फूल और एक लवेंडर की हल्की बीमी सी स्मेल आती है और वह एसएमएस को सुनकर थोड़ा मदहोश हो जाता है। तभी वह अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके पीछे मुड़ता है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि उसका कमरा कुछ अलग ही लग रहा था उसके मुताबिक। तभी वह अपने कमरे के चारों ओर देखा और उसकी नजर अपने बिस्तर पर सो रही एक अप्सरा जैसी लड़की पर पड़ती है और वह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वह इस समय कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था, इसलिए वह अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने बेड के तरफ जाने लगता है। बेड के पास पहुंचकर देखता है तो उससे एक लड़की दिखाई देती है, हालांकि अब को उसे लड़की का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था इस वक्त। तभी वो उस लड़की के गाल जैसे छोटा है वैसे उसे कुछ साफ साफ सब महसूस होता है क्योंकि उसे लड़की के यानी सिया के गाल सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। तभी वो उस लड़की को देखने की कोशिश करता है लेकिन अंधेरे के कारण उससे कुछ दिख नहीं रहा था और वह फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे लड़की को पीछे धकेल देता है। तभी वो लड़की जो सिया थी वह नींद में एक एसएमएस आने लगती और उसका साड़ी का पल्लू और नीचे गिर जाता है और उसकी क्लीवेज थोड़ी थोड़ी विजुअल हो रही थी क्योंकि कमरे में एक छोटी सी खिड़की भी थी जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में पड़ रही थी जिससे सिया का बेदाग शरीर और भी आकर्ष दिख रहा था। ये सब नजारा देखकर आज पहली बार आरव सेड्यूस हो रहा था क्योंकि आज से पहले वो किसी भी लड़की को इतने करीब से नहीं देखा था और कहीं ना कहीं आरव को भी ये अंदाजा था कि ये लड़की उसकी दादी माँ की पसंद की लड़की है जिससे उसकी शादी हुई है, वरना उसके कमरे में वो भी उसके बिस्तर पर एक लड़की सो रही है। ये सब देखकर आरव गुस्सा हो जाता लेकिन वो अभी उतने होश में भी नहीं था कि वो ये सब चीजें समझ सके। तभी आरव को अचानक से अपने शरीर में कुछ महसूस होता है और उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी और उसका मन बेचैन हो रहा था। शायद उसे नशे के हालात में भी पता चला था कि उसे किसी ने ड्रग्स दिया, लेकिन ये रख सकते हैं हानिकारक नहीं थे जितने होने चाहिए। तभी अरब की नजर उसके बेड पर सोई हुई से आप जाती है और वह फिर से मदहोश होने लगता है और वह सिया को अभी सोई हुई थी वो अचानक से सिया के ऊपर आ जाता है और वो सिया को पैशनेट किस करने लगता है। ये किस नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी, ये किस में बहुत सारा गुस्सा था जिससे सिया की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। लेकिन उसे भी ड्रग्स मिली थी तो वो फिर
फिर से बेहोश हो जाती है। तभी आरव अपने शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे वह सिया के ऊपर बॉडी के कपड़े भी रिमूव करने लगता है। इस बीच आरव की ब्रेक नहीं हुई थी और अब किस करते करते हुए हैं सिया का सीन सहलाने लगता है, जिससे सिया नींद में खून बनाने लगती है और हल्की हल्की आहें भरने लगती है। तभी अब अपने बाकी के बचे हुए कपड़े निकाल देता है और फिर सिया के भी बाकी बचे हुए कपड़े निकाल देता है और सिया के पूरे शरीर में किस करने लगता है और किसके साथ वह लिक भी कर रहा था और लव बाइट भी दे रहा था, जिससे सिया की हल्की हल्की आंखें खुलना लगती है और वह अपने सामने बड़े आरव को देखकर वह भी इस हालत में वह डर जाती है और आरव को खुद से दूर करने लगते हैं। तभी आरव उसे अपने और करीब करके उसके फोरहेड पर एक किस करता है, जिससे सिया की आंखें बंद हो जाती हैं और तभी आरव उसके बॉडी में अपनी बॉडी इंटर कर देता है और मूविंग स्टार्ट करने लगता है, जिससे सिया जो हल्की होश में आई हुई थी वह लंबी लंबी तेज तेज सांस लेते हुए आहें भरने लगती है, जिससे सिया का सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर आरव सिया के सीने को देखकर अपनी थूक घटक कर सिया को सीने को किस करने लगता है और किस करते करते अपनी मूविंग धीरे धीरे बढ़ा रहा था और अपनी स्पीड भी। यह सिलसिला सुबह के 5 बजे तक चला। सिया तो कब कब बेहोश होकर सो गई थी, लेकिन आरव सेटिस्फाई नहीं हुआ था। सुबह के 5 बजे जब आरव सेटिस्फाई हो जाता है तो वह सिया को गले लगाकर उसी के बगल में सो जाता है। अब क्या होगा आगे, क्या आपको पता चल पाएगा? उसके दादी ने उसे जो ट्रक दिया था या हो जाएगी यूज? गलत फैमिली कैसी है, इस नए रिश्ते को अपना पेगी आखिर क्या होगा? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ डलुलु वर्ल्ड में। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कर आपको मेरी कहानी में कोई भी डिक्टेटर रही है, आपको कहानी का कुछ चेंज करवाना तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके मुताबिक कहानी को और आगे बढ़ा सकूं और एक हैप्पी एंडिंग रखो कहानी की। धन्यवाद। अगली सुबह दोपहर के 1:08 बज रहे दी और इस वक्त सिया और आरव दोनों एक दूसरे से लिखट हुए सो रहे थे। तभी आरव का कमरा का दरवाजा कोई नॉक करता है। तभी आरव की आवाज रूम के नॉक करने से खुलने लगती है। तभी वह दूसरी तरफ पलटकर अपनी धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है और उसकी आंखें अपने घर में के चारों तरफ देखने लगती है। तभी आरव को महसूस होता है कि उसने इस वक्त कुछ भी नहीं पहना होता है, तो वह पहले अपने आप को देखता है, फिर रूम को आंखी से देखने लगता है। रूम के चारों तरफ लाल गुलाब और गुलाब के पंखुड़ी हुई थी और मिस्टर के जस्ट नीचे कुछ कपड़े गिरे हुए थे, जिनमें से एक आरव का कपड़ा थोड़े दूसरी एक लड़की की कपड़ा था। तभी वह अपने बगल में रहाटा है टू यूज लड़की की ब्यूटी दिखती है, जिसके पेट में एक बटरफ्लाई का टैटू लगा रहाटा है। जैसे वह उसके पीठ में इतिहास आकर्षक टैटू देखता है, वह एक पल के लिए कोई देखते रहाटा है। तभी यूज ध्यान आता है कि किस हालत में, और वह जल्दी से बिस्तर से उठाता और अपनी जल्दी जल्दी कपड़े पहनाने लगता है। तभी उसके रूम के दरवाजा पर से कोई खटखटा है, बिना या देखे किसने अभी रूम खोला छोड़ दिया। तभी कुछ देर बाद सिया के कानों में कविता जी की आवाज आती है, जोर से आरव के रूप के बाहर से बोल रही थी, सिया बेटा क्या फूट गए, आप इतनी लेट से तो नहीं उठाते हैं, अब उठ जाओ, अभी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, फिर आपको लंच भी तो करना है, अभी 1 बजे बज गए हैं। सिया कविता जी की आवाज सुनकर अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है और अपनी आंखों में चलते हुए बोलती है, वैसे इसका चादर नीचे गिर जाता है और वह अपने आप को देखने लगती है जो बिना कपड़ों की थी। तभी से कि मुझे एक चीज निकल जाती है। शंकर कविता जी घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्या तुम ठीक हो ना? तभी सिया हड़बड़ाते हुए कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, वह मैंने कुछ देख लिया था। इससे पहले कविता जी और कुछ बोल पाती कि सिया जल्दी से बोलता है, मैं आता हूँ, 2 मिनट में आप पहाड़ी खड़े रहेगा, क्योंकि सिया भी जानती थी कि कविता जी कभी भी आरंभ के कमरे में नहीं जाती थी, क्योंकि आरव को किसी का अपने कमरे में आने पर गुस्सा आ जाता था, इसलिए कविता जी उसके कमरे में नहीं जाती थी। तभी सिया जैसे तैसे करके अपने दोस्तों से होती है और जमीन पर जाते हुए कदम रखती है, वैसे उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने वॉशरूम में जाती है या नहीं, वह औरत के वॉशरूम में, और जैसे वह अपना अक्स शीशे पर देखकर वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह एक तक अपने सीनों को देखते रहते हैं, जिस पर लाल लाल बैंगनी बैंगनी निशान बन गए थे। लेकिन कविता जी का सोचकर अपना सर झटकती है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है। कमरे के बाहर कविता जी सिया कहे वेट कर रही थी। जैसे ही शेर कमरे के बाहर आती है वैसे पूछता है, कविता जी की बैटल ग्राउंड ठीक तो होना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहता, करके वह सिया का शेर चेक करने लगती है, कैसे उसको बुखार तो नहीं हो गया? तभी सिया थोड़ा शर्माते हुए कहती है, नहीं वह मैं ठीक हूँ। इसके बाद जैसे ही कविता जी सिया से और कुछ पूछने वाली होती है, वैसे ही अपने पेट पर हाथ रखते हुए
हुए नौटंकी बड़े अंदाज में रहते हैं। चलो ना कविता में मुझे भूख लगी है, क्या आप चाहते हो मैं भूखी मर जाऊं? आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, आप मुझे भूखा मरना चाहते हैं। सिरिया के इस बचकानी हरकतें देखकर कविता जो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, अच्छा तो बच्चा को आलू के पराठे भी नहीं खाने हैं जो मैंने स्पेशल उसके लिए बनाई है। जैसे ही सिया कविता जी के मुंह से आलू के पराठे का नाम सुनते हैं वैसे उसकी आंखों में चमक आ जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में आपने मेरे लिए आलू के पराठे बनाई हैं? तब तो मेरी भूख 3 गुना बढ़ गई है। चलो चलो जल्दी चलते हैं, मुझे छोड़ो कि भूख लगे। इतना कहते हो कविता जी का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगती है। डाइनिंग एरिया के जाने के बाद उसे किचन दिखता है और वह किचन में ही बैठकर खाने लगती है जो कविता जी ने उसे दिया था। और सिया को इतना मुस्कुराते हुए खाते देखकर कविता जी बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है और सिया जो भी खा रही थी कविता जी को मुस्कुराते हुए देखकर नौटंकी से बोलता है, अच्छा जी किसको देखकर मुस्कुराया जा रहा है, किसके ख्यालों में है? कहीं वह ड्राइवर अंकल तो नहीं जो आपको देखकर हंसते हैं और अभी उसको देखने की मुस्कुराती हो? सिया की ऐसी बातें सुनकर कविता जी थोड़े गुस्से में बोलती है, तुम्हारा बचकाना अभी तक नहीं गया है? इतना करके वह अपना पैर पटक दे वह चल जाती है, लेकिन अंदर से वो मुस्कुराते रही थी। सिया की ऐसी बातें सुनकर रसिया जिसे कविता जी के बारे में सब कुछ पता था वह कब कैसा फील करती है तो वह भी मुस्कुराकर खाने लगती है। वाई डू सी द रफ रोजा इस वक्त गस में था, वह अपने कमरे की चड्डी रूम में जाकर अपने काम पर फोकस करने लगता है कि उनकी एक बाकी टजू से बाकी सारे चीजों से ध्यान भटकने में मदद करता था। कुछ घंटन की मीटिंग के बाद वह अपने असिस्टेंट रवि को फोन करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए फोन काट देता है और अपने मन में सोचता है, तुम जैसी चालू और लालची लड़की के साथ में एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। और इतना कहकर वह अपने कमरे में जाने लगता है और सिया जो अभी मजे से आलू के पराठे खा रही थी तीखी चटनी के साथ, उसकी एक नौकर बताता है कि आरव बाबा उसे बुला रहे हैं। ये सुनकर सिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है लेकिन सोचती होगा शायद कुछ काम। वैसे भी सिया को लग रहा था कि शायद अब एक नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि आराम नहीं पहला कदम कल रात को उठाया था और सिया की ऐसी हालत करके छोड़ी थी जिसे उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी से अपने आलू के पराठे साइड में रख दिए और अब के रूम की तरफ जाने लगती है। आराम के रूम पहुंचने के बाद आराम से खिड़की के तरफ अपना सर किए हुए था वह सिया से बोलता है, आ गई तू? तभी सिया बोलते हैं, आपको कुछ काम था मुझे? तभी आरव अपने हाथ में रखी प्रोफाइल सिया की तरफ देखते हुए कहता है और खिड़की की तरफ नजर का हुए कहता है, ये लो ये पेपर्स और सेंड करो। तभी सिया ना समझ से पूछता है, कैसे पेपर्स? तभी आरासिया से बोलता है, ये डाइवोर्स के पेपर से जो हमारे शादी हुई थी वो कुछ महीनों के लिए हुई थी लेकिन कल रात की तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। इतना कैसे हो? चुप हो जाता है। तभी सिया जो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी वह बोलती है, मैंने क्या किया कल रात? तभी आरव बोलता है, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी सिया बोलती है, मुझे ऐसी लड़की से आपका क्या मतलब है? तब यार बोलता है, तुम जैसी पासरो लड़की भले ही मैं तुम्हारा अभी तक चेहरा नहीं देखा है लेकिन मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा और अगर तुम मेरे सामने गलती से भी आ जाओ तो अपना चेहरा मुझे भूलकर भी मत दिखाना कि क्यों मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ही गुस्सा आने लगता है और चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो, नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं पेपर से साइन करवाने के लिए। तभी सिया बोलती है, पर दादी? तभी बोलता है, दादी को मैं समझा दूंगा लेकिन मुझे तुम इस घर में एक मिनट भी नहीं चाहे, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। तभी सिया बोलती है, मैं दादी से वादा किया था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए मैं आपके साथ पूरे 2 महीने रुकूंगी, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप रह सकते हो लेकिन आपको मुझे छोड़कर जाना है तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो। मैं 2 महीने इस मेंशन में गुर्जर के चल जाऊंगी और आई प्रॉमिस में आपका शक्ल भी नहीं डूबूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे इंसान से मुंह लगने का, वह तो दादी का आसान है मुझ पर, इसलिए मैंने आपसे शादी की, वरना मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते रहते हैं। तभी आरव स्मॉल करते हुए बोलता है, रिश्ते? मुझे तुम्हारे
तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम कैसे अपने गांव से भाग आए हो और अपनी शादी से भी, क्योंकि वह लड़का मैं था इसलिए तुमने उसे छोड़कर यहाँ पर आ गए और मुझे से मेरी लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे स्टूपिड समझ रहे हो। तभी सिया बोल दिया, आपको मुझे जो भी समझना समझ लिया, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम बोले तो आप जाकर दादी से बात कीजिए। अगर वॉइस आप मुझे तोड़ रही है और अपने ही पहला कदम उठाया था मैं, तो मुझे कोई शौक नहीं था कि आपके साथ रहने का। और हाँ, जब इन 2 महीना में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे में रहूंगी कि मैं दादी से बोला अगर आपको कहीं और जाना तो आप रह सकते हो। इसलिए को ऐसे जवान लड़ते हुए देखकर आरो को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वह लड़की पर हाथ नहीं उठाता था। दर्द को लगता था कि सिया एक लालची लड़की है जो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ है, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी महिलाओं से मिला है वह सब लालची थी और पैसे पर मरते थे। और सुबह उससे भी बेड पर रेड खून देखे थे, तभी उसे पता चल गया था कि वह वर्जन है। लेकिन उसके बारे में जानकारी निकालने के बाद कि वह अपनी शादी से भाग कर आई है बिना ये सोचे समझे कि वह क्यों शादी छोड़कर आई, उसका क्या मजबूरी था, वह अपने ही पैसे लेने लगा कि सिया एक लालची औरत है इसलिए उसने गरीब के घर में शादी नहीं की और इतने बड़े घर की मालकिन बनी फिर रही है। ये सब बात आरव को नहीं पसंद थी और आरव किसी लालची लड़की से दूरी रहता था, लेकिन अपनी दादी की वजह से उसे शेर से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने उठा लिया था कि जब तक चाहिए यहाँ से नहीं जाएगी तब तक वह कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जैसे सिया को दर्द हो और वह खुद यहाँ से चल जाए। और अब तक आराम ने सिया का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि अब तक उसका चेहरा खिड़की के तरफ था, इसलिए वह नहीं देख पाया। और एक लास्ट और सिया को धमकी देते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम दे रहा, अगर इन 5 दिन के दिन अंदर तुम नहीं कहीं यहाँ से तो मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी के साथ क्या करूँगा। इतना सुनकर शेर घबरा जाती है और डरते हुए करती है, क्या बेकार लोग, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी आराम मुस्कुराते हुए कहता है, बिगाड़ तो हम सबको सकते हैं, बस हमसे कोई पंगा ना लगे। और जब तुमने मुझसे पंगा ले ही लिया है तो मैं भी कोई पसंद नहीं छोड़ूंगा तुम्हें तड़पाने में। इतना कहकर सिया के तरफ बिना देखे रूम के बाहर चल जाता है और सिया की आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है, लेकिन वह अपने पूछकर अपने मन में बोलती है, थैंक गॉड इस इंसान की असलियत मुझे पहले पता चल गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इतना कहकर वो थोड़ा आराम और शांति पाने के लिए गार्डन के तरफ जाने लगती है। तभी उसे कविता जी दिखाई देती है जो किचन में कुछ कम कर रही थी। तो वो कविता जी के पास जाने लगती है और उनसे कहती है, आप क्या कर रहे हो, चली ना मेरे साथ घूमने गार्डन में, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वो अपने मन में कहती है, सुबह सुबह उस आदमी ने मेरा मूड खराब कर दिया। तभी उसके कानों में कविता जी की आवाज आती है जो उससे कह रही थी, मैं बस माँ जी जानवी जी के लिए कुछ बना रही थी, तुम बस 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वो खाने की ट्रे जानवी जी के कमरे में ले जाती है। तभी सिया भी उनके पीछे पीछे जानवी जी के कमरे में जाने लगती है। अब आगे ऐसे ही आज का पूरा दिन बीत गया, लेकिन जानवी जी को आरव की चिंता हो रही थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आरव इस मेंशन में नहीं है। उन्हें तो लगा था शादी के बाद वो सुधार जाएगा, लेकिन वो तो घर से बाहर ही रहने लगा है। इतना सोचकर जानवी जी आरव को फोन करती है। आरव जो अभी एक फॉरेन मीटिंग अटेंड कर रहा था, अचानक से उनका फोन रिंग करने लगता है। ये फोन उसकी दादी का था तो वो क्लाइंट से कहता है, मीटिंग इज ओवर। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है जिसमें मीटिंग हो रही थी। तभी आरव फोन उठते हुए पूछता है, क्या हुआ दादी, आप ठीक हो ना। तभी जानवी जी की गुस्से भरी आवाज आती है, आरव मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें 2 महीने तक उस लड़की के साथ ही रहना है और तुम दिन भर और रात भर घर से भर रहोगे तो एक दूसरे को कैसे समझोगे। तभी आरव बोलता है, दादी आप जैसा उस लड़की को समझ रही है, अब क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लोग शेयर सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट कर द ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब आगे तभी आरव और कुछ बोलने वाला रहता है, लेकिन उसकी दादी उसे चुप करते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, तू डिनर करने आएगा तो देख लो। अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर आरव हाँ कर देता है और थोड़ी देर में आकर कहकर वह अपना फोन काट कर देता है। और जानवी जी भी थोड़ा खुश हो जाती है, भले उनके हेल्थ को लेकर उनका पोता हाँ बोला है, लेकिन कम से कम वह घर तो आ रहा है ना भाई। दूसरी तरफ सिया और कविता जी सर्वेंट हेडक्वार्टर में अपने अपने कमरे में थी। सिया जो इस वक्त पीली साड़ी पहनी हुई थी जो जानकी जी ने दिया था उसको आज पहनने के लिए, और मांग में
में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। वो इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी, पर अफसोस आरव ने तो सिया की सुंदरता देखी है नहीं और न ही सिया का चेहरा। उसने बिना देखे और सोचे समझे सिया को गलत समझ लिया और यह गलती उसे आगे चलकर बहुत बड़ा पश्चाताप में बदल दे। सिया जो इस वक्त अपने रूम में आराम कर रही थी, उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। तभी सिया सोचती है इस वक्त कौन होगा। सिया जाकर दरवाजा खोलती है तो उसका नौकर फ्रेंड तेज रहता है। तेज बोलना है मालकिन आपको बड़े में साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। तभी सिया बोलती है तुम मुझे मालकिन क्यों कह रहे हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं। तभी तेज बोलना है मालिक और नौकर कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। इतना कहकर वह अपने हाथ जोड़कर बोलता है अब मुझे जाने क्या गया दीजिए, और इतना करके वह चल जाता है और इसलिए थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि पूरे विला में एक तेजी था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह उससे बात भी बहुत अच्छी तरीके से करता था, लेकिन आरव के चक्कर में उसका अच्छा दोस्त चला गया। लेकिन वह भी कर ही क्या सकती थी, इसलिए वह अपना सर झटकती है और जानवी जी के कमरे में जाने लगती है। जानवी जी जो अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी, वह सिया को आते हुए देखकर खुश हो जाती है और सिया से कहती है आओ बैठो सिया, मुझे तुमसे कुछ काम था। तभी सिया जानवी जी से बोलता है दादी माँ आपको मेरे से क्या काम है। तभी जानवी जी बोलते हैं वह आज रात आराम आ रहा तो क्या तुम उसके लिए उसके पसंद का खाना बना सकती हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तभी सिया बोलती है लेकिन उन्होंने ने मुझे उनके सामने आने से मना किया है। तभी जानवी जी कहती है क्या उसकी ऐसी हिम्मत कि वो मेरी बहू को ऐसा कहे। तभी सिया बोलती है जाने दीजिए दादी जी, जो होना था वो हो गया और शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, हो सकता है वह किसी और को पसंद करते हैं। तभी जानू जी उस चुप कराते कहती है मैं अपने कुत्ते को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो किसी को नहीं पसंद करता है क्योंकि वो लड़के से दूर भगाता है। मैंने तुमसे उसकी इसलिए शादी कराई थी कि वो खुश रहा है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तभी सिया बोलती है ठीक है मम के लिए आज खाना बना लूंगी, प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लाई हूँ क्योंकि आज व्हाइट मैंशन में कुछ धमाकेदार होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आखिर क्या होने वाला है आज ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी आगे 1 घंटे बाद मेंशन के आगे अरब की कार रुकती है और मेंशन की पिछली सीट का दरवाजा खुलता है और आरव आता है और उसके बाद ही कर की दूसरी सीट का दरवाजा खुलता है और एक लड़की के पैर दिखाई देते हैं और तभी वो लड़की आरएफ के कार से निकलती है और आरव के हाथ पकड़कर बोलती है चलो डार्लिंग। इतना कहकर वो आरएफ के साथ जाने लगती है। भाई दूसरी तरफ सिया जो आज थोड़ी खुश थी क्योंकि वो पहली बार आरव के लिए खाना बनाने वाली थी, वो एक्साइटेड होते होते बहुत कुछ बना देती है आरव के लिए, लेकिन आज उसको ऐसा झटका मिलने वाला था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। और जानवी जी जो अपने कमरे में आरव के आने का वेट कर रही थी, तभी एक नौकर उनके पास आता है और कहता है अरब बाबा नीचे गया है। लेकिन तभी जानवी जी उस रुकते बोलते हैं लेकिन क्या। तभी वो नौकर बोलता है अरब बाबा एक लड़की के साथ आए हैं। इतना सुनकर जानू जी थोड़ी शॉक हो जाती है लेकिन अपने शॉक के एक्सप्रेशन को छुपाते बोलती है ठीक है तुम जाओ। इतना कह के वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी वह देखती है रके साथ एक लड़की है जो आरिफ की बाहों में हाथ डालकर प्यो मेंशन को देख रही है और आरिफ से कुछ बातें कर रही है। तभी जानवी जी आरव से पूछती है ये लड़की कौन है और तुमने इसे क्यों लाया है, मैंने सिर्फ तुमको आने के लिए बोला था। तभी आरव जानवी जी को शॉक देते कहता है यह मेरी गर्लफ्रेंड है। सॉरी दादी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है और यह मेरे साथ इटली में ही रहती और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने मुझे अपनी कसम दे दी थी कि मुझे शादी करनी पड़ेगी और फिर मैंने सोचा कि 2 महीने बाद हमारा रिश्ता टूट जाएगा, फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड सनाया से शादी कर लूंगा। जी हाँ, ये सनाया थी जो दिन भर आरव के पीछे पड़ी रहती थी और वह आज ही इंडिया आई थी आरव को सरप्राइज देने उसके ऑफिस। लेकिन आरव जैसे शना को देखा हो शॉक हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया है, क्यों ना मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। ये कहकर आरव ने सनाया के सामने एक झूठी गर्लफ्रेंड होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सनाया ने भी उसी समय आरव को प्रपोज कर दिया और बोला आरव मैं तुमसे 4 सालों से प्यार कर रही हूँ और मैं तुम्हें किसी और का देखता हुआ सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा, लेकिन तुमने मुझे जैसे बताया कि तुम्हारी शादी 2 महीने बड़े खत्म हो जाएगी, तब मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमारे इस रिश्ते को एक मौका दो और मेरे साथ रही मेरे बनकर। इतना कहकर वो आरव को गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन इन 2 महीनों में मैं अगर तुम्हारे दिल में नहीं उतर पाई तो मैं तुम्हारी जिंदगी से खुद ब खुद चली जाऊंगी। आरव को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सनाया से, लेकिन वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने पहले ही क्लियर कर दिया था शनाया को कि सनाया कॉममुनी रखे उसे, क्योंकि आरव किसी से प्यार नहीं कर सकता है। सुनने भी हाँ बोल दिया था। अभी आगे हाँ आरव की बात है सुनकर कि सामने वाली लड़की आरव की गर्लफ्रेंड है। उसकी दादी को यकीन नहीं हो रहा
था, लेकिन वह अपने आप को शांत करते कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने एक लड़की की जिंदगी खराबी की है तभी ये रहा है। बोलता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपने मुझे फोर्स किया था और आपने ये भी कहा था कि 2 महीने बाद हमारी शादी टूट जाएगी और मैं भी चाहता था कि हमारी शादी टूट जाएगी तो मैं आपको सनाया से मिलाऊंगा, लेकिन शनाया आ गई और मुझे आपसे इसको मिलना पड़ा। ये सब किचन के दरवाजे ये छुपकर देख रही सिया सब कुछ सुन लेती है और यह जानकर कि आरव की एक पहले से गर्लफ्रेंड है उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि पहले उस लगा था कि एक ना एक दिन वो और आपको अपना बना ही लेगी, लेकिन ये जानकर कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसका दिल टूट जाता है और उससे कोई भी उम्मीद नहीं देखने लगती है और उस खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे शादी कर सकती है उस इंसान से जिसकी पहली एक गर्लफ्रेंड, और जाने अन लोगों ने साथ में क्या किया होगा ये सर्च करो। इसकी आंखों में थोड़ी आंसू आ जाती है, आखिर आरव उसका नाम का ही सही लेकिन पति तो था। तभी आरव की दादी बोलती है अगर ऐसा है तो मैं उस बच्ची की जिंदगी और खतरे में नहीं डालूंगी, कल ही हम वकील से बात करेंगे और तुम्हारे डाइवर्स पेपर मंगवाएंगे, मैं उसका और 2 महीना नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। तभी आरा बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही पेपर्स पड़े हैं, इस लड़की को बोल दीजिएगा कि उससे बस फोन पेपर्स पे साइन करवाना है और फिर तो उनका डाइवर्स ही हो जाएगा। दरवाजे पे रहकर सब कुछ सुन रही थी, अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी किचन के बाहर जाने की, लेकिन तभी आरव की दादी सिया को बुलाने लगती है और ये अपने हाथ से अपने सर पर घुंघाट कर लेती है, क्योंकि उस याद जाता है कि अरब ने उसको सामने आने से हमारा किया है, इसलिए वो अपना घूंघट उड़कर लिविंग एरिया में आने लगते हैं और आरव जैसे ही सिया को आते देखता है वो गुस्से से भर जाता है और अपनी नजरें उससे फर लेता है, लेकिन सिया को देखते ही जा रही थी क्योंकि भले सिया ने घुंघाट हो रखा था लेकिन वहाँ इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सनाया अपने में सोचाती है जो बाहर से इतनी खूबसूरत दिखती है उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, लेकिन वो अपने आप के सिर पे एक टैपली मारती है और खुद से ही कहती है शना ये तो क्या सोच रही है, वो एक लड़की है और तू भी एक लड़की है, तू ऐसे कैसे किसी लड़की की खूबसूरती को ऐसे निहार सकती है। तभी जानवी जी ने अपने हाथ जोड़ते सिया को बोलती है सिया बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जिंदगी पर बात करती लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तो मैं भी डाइवर्ट चाहिए था ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अंदर से बहुत दुख हो रहा है अपने पति को किसी और के साथ देखते, लेकिन ये सारी गलती मेरी है, मैंने अपनी बेवकूफ़ी और हर बात में आकर तुम दोनों के ऐसे शादी करवा दी और अभी तुम सबके साथ साथ मैं भी पछताए रही हूँ। इतना कहकर वो सिसकने लगती है और भी सिया जानवी जी से बोलती है दादी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बस अपने पोते की भलाई सोची थी, लेकिन पैसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, मैं कल डाइवोर्स पेपर को साइन कर दूंगी। इतना कहकर वह मेंशन से बाहर सर्वेंट हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती है। वही आरव जो थोड़ा शौक लग रहा था क्योंकि उसने सिया को घूंघट में देख लिया था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने सिया को बोला था कि वह अपनी शक्ल ना दिखाए। सिया के जाने के बाद जानवी जी उदास मन से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन पीछे मुड़कर बोलती है मैंने डिनर कर लिया है, तुम भी कर लो जाकर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तभी आराम अपना सारा में हिलना और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है, उसके साथ ऐसा नया भी जाती है और डाइनिंग टेबल पहुँचने के बाद वह अपनी चेयर का सकता और चार पर बैठ जाता है। तभी कुछ नौकर आते हैं और उसको खाना साफ करने लगते हैं। तभी अब देखता है कि आज उसकी पसंद की सारी चीज बनी हुई थी और उसका फेवरेट खीर भी बना हुआ था। अपनी फेवरेट खीर को देखकर अब एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, और जैसे ही वह खीर का पहला बैठ लेता है उसके आंखें बंद हो जाती है क्योंकि खीर का स्वाद बिल्कुल उसकी माँ के हाथों के बने हुए खीर का स्वाद जैसा लग रहा था। आरव बिना कुछ न सोचते हुए डिनर कर लेता, लेकिन आज का खाना बहुत ही टेस्टी था और सारे खानों में उसकी माँ के हाथों का स्वाद लग रहा था। खाना खाने के बाद अब अपने कमरे में चल जाता है और सनाया जिसको भी खाना बहुत अच्छा लगा था वह शेफ की तारीफ कर रही थी, वह भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चल जाती है। अब आगे अगली सुबह सिया जो रात भर नहीं सो पाई थी उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए थे, वह बहुत देर कुछ सोच रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वह अपना छोटा सा बैग निकलती है और उसमें अपने कपड़े रखने लगते और बाकी बचे हुए पैसे रखने लगती है जिसे उसने जमा किया था, क्योंकि सिया ने सोच लिया था कि डाइवोर्स होने के बाद वह यहाँ से चल जाएगी क्योंकि वह किसी और पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। और वह दूसरी तरफ कविता जी बहुत उदास थी क्योंकि उन्हें किसी नौकर से पता चल गया था कि कल रात क्या हुआ था और उन्हें लग रहा था कि सब उनकी गलती है, ना उनको सिया को यहाँ लेकर आए नीचे या के साथ इतना कुछ हो गया। उसे बच्ची ने कितना दुख पहले ही सहा हुआ था, उसका दुख अभी काम भी नहीं हुआ था कि उसके सर पर दुखों का और पहाड़ उतर गया, और इसी डर के कारण कविता जी सिया से बात करने नहीं जा रही थी क्योंकि सारी गलती उनको खुद की लग रही थी और पश्चाताप में वह सिया के पास भी नहीं जाती। और सिया जो सोच रही थी कि यहाँ से जाने के बाद वह कहाँ रहेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह बाद में
सोने का कर मेंशन की तरफ जाने लगती है क्योंकि इस वक्त सुबह के 10 बजे बज गए थे और उसे डाइवोर्स पेपर सेंड करने का वक्त आ गया था। तभी सिया कुछ देर बाद मेंशन जाती है। मेंशन में सारे लोग ब्रेकफास्ट कर लिए थे। जानवी जी, शनाया और आरव अभी सोफे पर बैठे हुए थे। तभी उन्हें सिया आते हुए दिखती है जिसने अभी घूंघट कर रखा था और इस वक्त सिया ने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह गुलाब जैसी लग रही थी और उसकी लवेंडर की धीमी धीमी हेतु माल को और अच्छा बना रही थी। अब जो अपने फाइल की तरफ देख रहा था, सिया की आने की आहट और उसकी लवेंडर की खुशबू सुनकर उसकी आंख बंद हो जाती है और उसको सुकून से कुछ पल ऐसे ही बैठा रहता है। तभी जानवी जी के पास आकर बोलती है, दादी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। अब तभी जानवी जी बोलती है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत में भी बहुत सुधर गया। तबीयत किया ज्यादा बात न बढ़ाते हुए कहती है दादी जी। वह पेपर का नाम सुनकर दादी जी को होश आता है और वह टेबल पर रखे हुए पेपर पर इशारा करती है कि वहाँ पर पेपर है और सिया पेपर के सामने जाकर साइन करने लगती है। दरअसल सिया और आरव का डाइवोर्स अभी नहीं होगा, वह 6 महीने बाद ही होगा, लेकिन इस वक्त वह अगर साइन कर देती है तो डाइवोर्स पेपर वकील के पास जम हो जाएंगे और 6 महीने बाद खुद ब खुद उनका तलाक हो जाएगा क्योंकि पेपर्स पहले ही साइंस है और वकील और वोट से बातचीत कर ही आरव ने ऐसे पेपर बनाए थे कि एक ही बार साइन करने पर उनका डाइवोर्स हो जाए और 6 महीने बाद लीगली वह लोग डाइवोर्स हो जाए। साइन करते समय सिया के हाथ कहाँ पर आए थे, लेकिन वही मत करके साइन कर देती है और उसी के बगल में पहले से ही अरब के साइंस द एशिया को ऐसा लग रहा था कि अब कोश में कोई भी दिलचस्प नहीं है। देखा जाए तो सौर की इन 2 दिन की शादी में सिया को बहुत उम्मीद दे दी थी, लेकिन इन 2 दिनों में एशिया की उम्मीद सारी टूट गई थी। तब इसलिए साइन करके पीछे हट जाती है और जाने लगती है। वैसे ही दादी जी उसे रोकने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर और पछतावे में नहीं कुछ कह पाती। वही अरब का भी फोन में एक नोटिफिकेशन आने लगता है, वह भी लगातार। तब आरव अपना फोन स्क्रीन चेक करके देखने लगता है और जैसे ही वह नोटिफिकेशन देखा है मैसेज, तो वह गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखें खूनी लाल हो जाती है। ऐसा क्या देखा था और अपने क्या सच में सिया अरब का घर छोड़कर चल जाएगी? आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और मैं माफी चाहती हूँ मैं जल्दी एपिसोड अपलोड नहीं कर पाती हूँ, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप लोग के कमेंट सारे मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो आप लोग ऐसे मेरे साथ बने रहे हो और मैं आप लोग के लिए ही डेली एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगी।